गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज 10th के जिस अगले चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, द नेकलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से निश्चित रूप से हर वर्ष सवाल पूछा जाता है। इस बार भी निश्चित रूप से पूछेगा। इस चैप्टर को आप देख सकते हैं, नेकलेस, गाय डी मॉपैसेंट इसके राइटर हैं और ये एक फ्रेंच स्टोरी है। फ्रेंच स्टोरी से आपको एक सीख मिलेगी अपने जीवन में, अपने जीवन के दर्शन में इसे उतारने के लिए जो आपको सीख मिलने वाली है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए इस चैप्टर के शुरुआत में ही राइटर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों से करता है और ये क्वेश्चन इसलिए भी करता है कि एक लेडी है, वुमेन है और उसे एक शाही पार्टी से इनविटेशन आता है, लेकिन उस इनविटेशन में जाने के लिए वो अपने एक फ्रेंड से ज्वेलरी उधार लेती है। बाद में वो ज्वेलरी मिसिंग हो जाती है, खो जाती है। इसके बाद उसके जीवन का जो रोमांच है, जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, वो सब कुछ समाप्त हो जाती है और एक छोटी सी गलती उसके जीवन में इतना भारी पड़ता है। इसी से हम लोगों को सीखने की एक कहानी के रूप में एक प्रेरणा दी गई है, जिस चैप्टर को आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। राइटर ये पूछता है कि उस रोमांच का, उस सौंदर्य का क्या मतलब है जो उधार के दम पे हमें जीने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं अंग्रेजी के वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर को याद करूंगा, जिसने एक कोट किया है। किस ड्रामा में किया है ये मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन उसने कोट किया था कि आई क्राइड फॉर अ शू बट आई स्टॉप माई क्राइंग When I saw a man without leg। उसने कहा था कि मैं एक बार जूते के लिए रो रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ी जिसके पास पांव ही नहीं था, ईश्वर ने उसे पांव ही नहीं दिया था। अब बताइए कि मैं जूतों के लिए रो रहा था तो व्यर्थ रो रहा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझे कम से कम पांव दे रखा था। उस व्यक्ति को जब मैं देखा तो उससे मुझे पॉजिटिविटी सीखने को मिली कि ये बिना पैरों के भी खुश है और मैं जूते के लिए रो रहा हूं। जीवन में कभी भी तुलना करना हो, पहले तो तुलना मत करिए। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा मंत्र है, किसी से तुलना मत करिए। और यदि तुलना करना पड़े तो अपने से बेहतर इंसान से, अपने से अच्छे और इकोनॉमिकल कंडीशन वाले व्यक्ति से तुलना मत करिए। आपसे नीचे भी बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं और वो खुश हैं। इस कहानी में यही सीख मिलती है। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैटिल्डा नाम की एक लेडी है जो अपने पति के जीवन से खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति जो है एक एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट में एक छोटा सा क्लर्क है और क्लर्क की सैलरी बहुत ही सीमित है। वह किसी तरीके से अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करता है। मैटिल्डा जो हमेशा से चाहती है कि उसका घर वैभवशाली हो, बड़ा सा हो, ऐश्वर्य आराम सारे लग्जरी उसमें अवेलेबल हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसके घर की पेंटिंग, उसके घर की दीवारें सब खुरदुरी हैं, गंदी दिखती हैं। वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसे हमेशा इमेजिनेशन पसंद है। वह चाहती है शाही अंदाज में जीना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उसके हस्बैंड की जो इनकम है वो कम है। लेकिन उसका पति दिल का अच्छा आदमी है। वो प्रयास करता है कि अपनी वाइफ को किसी भी तरीके से खुश रखे। उसकी पत्नी उसके लिए खाने में जो कुछ भी बना के प्रस्तुत करती थी, उसका पति उसकी प्रशंसा करके खाना शुरू कर देता था। लेकिन यह बात भी उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी और वो हमेशा खाने का नुक्स निकालती थी। उसका पति खुश था, लेकिन पत्नी यहां उल्टा चल रही थी, एकदम अलग ट्रैक पे चल रही थी। खैर, एक दिन उसका पति ऑफिस से घर आया, खुशी खुशी आया और आके एक इनविटेशन कार्ड उसके सामने रखा। उसे लगा कि उसकी पत्नी खुश हो जाएगी, एकदम प्रसन्न हो जाएगी देख के कि उसे कहीं बाहर जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन खुश होने के बजाय जैसे उसने देखा कि यह एक इनविटेशन है, वो और चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पास तो इस इनविटेशन पार्टी में जाने के लिए मेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊंगी? मेरे पास वहां जाने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या करूंगी वहां जाके? उसका पति उसे समझाता है कि अच्छा ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का कोई वस्त्र, कपड़े, गारमेंट्स खरीद सकूं। तो फिर वो बातों बातों में उससे पूछता है कि अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारे पास तो एक बड़ा अच्छा कपड़ा है, एक
गारमेंट्स, एक गाउन है तुम्हारे पास जो हम लोग हमेशा थिएटर में जाते थे, तुम उसे पहनती हो तो अच्छी भी लगती हो, वो मुझे बेहद पसंद भी है, उसी को पहन के चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो वो हाथ पैर पटकने लगती है कि नहीं, इससे अच्छा है तो मैं नहीं जाऊं, मुझे नहीं जाना वहां, मुझे नया वस्त्र ही चाहिए तभी मैं उस पार्टी में जाऊंगी। और वो एक मिनिस्टर के यहाँ का इनविटेशन था, काफी ग्रैंड पार्टी थी, तो वहां उस रूप में वो जाना चाहती थी। खैर, पति उसे किसी भी सूरत में खुश रखना चाहता है और चाहता है कि उसकी पत्नी गुस्सा ना हो, वो उस पार्टी में जाए, इसलिए वो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उस पैसे से प्रयास करूंगा कि मैं तुमको एक अच्छा सा ड्रेस खरीद सकूं, लेकिन आप बताओ तो सही कि आपका ड्रेस कितने पैसे में आ जाएगा। तो मनी मन वो काउंट करके कह रही है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं कुछ अप्रॉक्स आसपास में आपको बता रही हूं कि ये करीब करीब 40 फ्रैंक में मिल जाएगा। 40 फ्रैंक एक छोटे से क्लर्क के लिए बड़ी राशि थी, लेकिन वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, और वो पैसे वो अरेंज करता है। जो यदा कदा उसने थोड़ी सी सेविंग कर रखी थी, क्योंकि गर्मियों में जब छुट्टियां होती तो वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग करने का एक शौकीन था, और उसने एक एयर पिस्टल या राइफल या जो एयर गन होता है वो खरीदने का प्लान किया था, और इसी के लिए वो पैसा जो बचा रहा था उस पैसे में से उठा के अपने सपने को पूरा न करते हुए उस पैसे को उठा के उसने अपनी वाइफ को दे दिया कि चलो ठीक है, तुम ड्रेस खरीद लो, तुम्हारा हमेशा से ये सपना था कि लाइफ को लग्जरी बना के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, तो आज तुम्हें एक अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को जाने नहीं दूंगा। वो अपने सपने को तोड़ देता है और इसके एक दिन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, इसे सारा पैसा उठा के वो दे देता है। वो जाती है, एक सुंदर सा ड्रेस खरीदती है, ड्रेस खरीदने के बाद घर आती है, खुश रहती है, लेकिन जैसे अगले दिन, जिस दिन पार्टी में जाना होता है, उसके एक दिन पहले ये फिर से रोना चीख पुकार शुरू कर देती है कि मेरे पास कपड़े तो हो गए, लेकिन इसके लिए जो ज्वेलरी चाहिए वो अब मेरे पास नहीं है, मैं किस तरह जाऊंगी, सारे लोग मुझे देखेंगे, मेरा उपहास होगा, मेरी हंसी उड़ाएंगे। अब एक अनावश्यक ये माहौल क्रिएट करती है घर में। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था पति के पास, तो ये कहता है कि ऐसा करो कि तुम कुछ नेचुरल ट्राई कर लो, कुछ फूल लगा लो, फ्लावर्स लगा लो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। लेकिन ये नहीं मानती है। फिर इसका पति इसे एक राय देता है, सजेस्ट करता है कि जो तुम्हारी दोस्त है, तुम उस दोस्त से, उसका नाम है फॉरेस्टर, कहता है कि तुम जो जेनी फॉरेस्टर है उससे जाके तुम एक ज्वेलरी उधार ले लो। इसकी बहुत ही अच्छी दोस्त है वो जेनी फॉरेस्टर, लेकिन ये जानबूझ के उसके पास जाना नहीं चाहती है, क्योंकि जब उसके घर जाती है, जब उसके ऐशो आराम को देखती है और वापस जब घर आती है तो इसका घर जैसे चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है, इसलिए वो उसके पास जाती ही नहीं थी। खैर, जब इसका पति इसे सजेस्ट करता है तो ये जाती है और जाके उससे कहती है कि जरा तुम्हारे पास जो ज्वेलरीज के कलेक्शन है वो हमको दिखाओ। तो वो खुशी खुशी सारे ज्वेलरी के कलेक्शन दिखाती है। उसमें से इसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है? तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी और है। तो वो एक सैटिन के डब्बे में पैक करके ब्लैक कलर में लाके रखती है, और जब उसे ये खोलती है तो उसमें एक डायमंड नेकलेस निकलता है जो गले में पहना जाता है। वो लेके जब अपने गले पे वो लगाती है तो खुद सम्मोहित हो जाती है कि हाँ ये अच्छा है। फिर बहुत ही धीमी आवाज में वो कहती है कि क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? तो जब सामने से आप किसी आदमी से कोई वस्तु मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो बड़ा दबा सा होता है। बड़ी हल्की आवाज में वो कहती है कि क्या तुम मुझे ये उधार दे दोगी? तो ये उस बात को पॉजिटिव लेती है और कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले जा सकती हो, ले जाओ। फिर ये लेके आती है। पार्टी के दिन, अगले दिन खूब अच्छे से तैयार होती है। सुंदर तो थी ही, बहुत ही सुंदर थी। कपड़े इसके पास आ गए, ज्वेलरी आ गई, और पूरे उस बाल पार्टी में जो डांस पार्टी के नाम से अरेंज था उसमें ये आकर्षण का केंद्र बन जाती है। खूब इंजॉय करती है, नाचती है, दोस्तों से बात करती है। जो पुरुष वर्ग है वो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। एवरीबॉडी वांटेड टू मीट हर, एवरीबॉडी वांटेड टू चैट विथ हर। सब सिचुएशन इसके अनुरूप चल रहा होता है, ये जैसा चाहती है वैसा सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन इसका हस्बैंड जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही गुड लुकिंग मैन है। वो 12 बजे के आसपास पार्टी अभी चली रही होती है तो वो बोर हो जाता है, लेकिन चूंकि इसकी पत्नी को
उस पार्टी में मजा आ रहा था, वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रही थी, इसलिए वो पास के ही एक सैलून में जाके सो जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर एंजॉय करना है तो तुम करो, मैं वेट कर लूंगा तुम्हारा। ये खूब नाचती कूदती है, मस्ती करती है, जितना एंजॉय करना था करती है। जब 4 बजता है, ठंड बढ़ने लगती है, उसका हस्बैंड आता है और उसे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, और ये कह के एक पुराना सा साल, चूंकि उसे ठंड लगती है तो उसे ऊपर से डाल देता है, उसे ढक देता है कि उसकी पत्नी को ठंड लग रहा होगा। लेकिन उसकी पत्नी उस पुराने साल को हटाती है ये कह के कि इससे मेरा ड्रेस खराब हो जाएगा, और जो अगल बगल की महिलाएं हैं वो फर पहनी हुई थी, अच्छा कोट पहनी हुई थी, तो उसे देख के वो आड़ मानती है और हटा देती है। फिर धीरे से ये लोग 4 बजे निकलते हैं, थोड़ी दूर वॉक करते हुए जाते हैं, और इसके बाद एक कैब बुक करते हैं, और कैब बुक करके वो लोग घर चले जाते हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जब ये घर पहुंचती है तो बहुत खुश थी, आज तो उसके लाइफ का जैसा जीवन वो जीना चाहती थी, आज वो पिछले 6-7-8 घंटों में वो जी रही थी। जब घर पहुंची तो शीशे के सामने खड़ी हुई और सोची कि आज अपने ड्रेस का फाइनल लुक लेने के बाद इसे चेंज करते हैं, लेकिन जैसे गले पे उसकी नजर पड़ी तो नेकलेस मिसिंग था, गायब था। अब जितना इंजॉय ये की थी वो सब एक झटके में समाप्त। अगर कपड़े में कुछ गड़बड़ हुआ होता तो चलता, क्योंकि ये अपना था, लेकिन नेकलेस उधार का था। जीवन में बच्चों यही सीखना है कि उधार का जीवन लेके, उधार का टाइम लेके, उधार का कुछ भी खरीद के लेके आप अपने जीवन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसी वजह से इसे सिलेबस में स्थान दिया गया है आपके, ताकि आप समझें इस बात को। अब सारी खुशी गायब हो जाती है, दोनों पति पत्नी खोजना शुरू कर देते हैं, इवन लड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहती है कि हो सकता है कि कैब में ही छूट गया हो, क्या तुमने कैब का नंबर लिया था? पति कहता है नहीं। और तुमने? वो कहती है मैं क्या करूंगी उस कैब का नंबर लेके। खैर, इसके बाद किसी तरह ये लोग रात काटते हैं, चारों तरफ खोजते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। पुलिस के यहाँ रिपोर्ट करते हैं, ऐड देते हैं कि जो कोई भी नेकलेस मेरा लौटा देगा हम उसे कुछ अच्छा इनाम देंगे, लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है, वो मिलता नहीं है। वो कहाँ गायब हो जाता है ये सब कुछ भी स्टोरी में नहीं है। अगले दिन पति अपनी पत्नी को सजेस्ट करता है, मैटिल्डा को सजेस्ट करता है कि तुम जाओ और अपने दोस्त से ये बोल दो कि उस नेकलेस का जो बंद करने वाला जो हुक होता है वो टूट गया है या ढीला हो गया है, हम उसे ठीक करा के 1 आध दिन में इसे वापस कर देंगे। इसके पिता की कुछ प्रॉपर्टी थी जो करीब करीब 18,000 फ्रैंक की थी, वो उसे बेचता है और दुकान पे जाके वैसा ही नेकलेस एक खरीदता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि ये नेकलेस 40,000 फ्रैंक का है। किसी तरह मोल भाव करने के बाद उसे 30, ये याद करिएगा, पूछेगा 36,000 फ्रैंक में वो देने के लिए तैयार हो जाता है। तो 18,000 के आसपास अपने पिता की प्रॉपर्टी और 18,000 फ्रैंक वो किसी से उधार लेता है इंटरेस्ट पे, और ले जाके उसे खरीद के जो जेनी फॉरेस्टर है उसे वो दे देता है, उसकी पत्नी उसे दे देती है और घर चली आती है। लेकिन बेटा इसके बाद असली स्टोरी शुरू होती है। अब ये जो 36,000 रुपए, जिसमें से 18,000 तो इसके खुद के पिता की प्रॉपर्टी थी, उसे बेच देता है तो चलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो 18,000 फ्रैंक उसने वो ले रखा है, उधार ले रखा है, जिसका इंटरेस्ट उसे चुकाना है, उसे चुकाने के लिए जिस घर से वो नफरत करती थी अपने घर से, उससे भी खराब घर में जाके इन्हें सेटल होना पड़ता है। जो इनके यहाँ रूम मेड आती थी, जो खाना बनाने वाली कुक आती थी, वो सब छुड़ा दिया जाता है अपने हाथ से। इवन अपने हाथ से जाके ये बाहर से बाल्टी में पानी भर के, नगर निगम वाले जो टैंकर लाते हैं उसमें से पानी लेके ये आके अपने घर में पिलाती है। इसके हाथ रूखे हो जाते हैं, और ऐसा करते 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 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल करते करते 10 साल बीत जाता है। जीवन की एक छोटी सी गलती अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड दिखाने के लिए उधार की जिंदगी लेके अपनी खुशियों को खोजने वाले जीवन का 10 साल बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है। ये बूढ़ी सी लगने लगती है, इसके चेहरे रूखे हो जाते हैं, हाथ रूखे हो जाते हैं, इसके भाषा में भी विनम्रता समाप्त हो गई, एकदम रूखापन आ गया है। जब कभी टाइम मिलता था तो ये किसी खाली जगह पे बैठ के और उसी समय के बारे में सोचा करती थी जब वो जब वो ब्यूटीफुल हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी।
खास तौर से उस दिन को याद किया करती थी जब वो बाल डांस में सारे लोग उसके अप्रिसिएशन के लिए, उसके चारों तरफ उसके प्रशंसा के लिए घूमते रहते थे। उस दिन को खास तौर से याद करती थी। खैर, समय बीत गया और इसका पति बेचारा 4 बजे जब ऑफिस से खाली होता था, इसके बाद वो एक क्लर्क का, एक अकाउंटेंट का काम करता था एक दुकान पे, वहां से कुछ पैसे लाता था। रात में जब 10-11 बजे घर आता था तो वहां आने के बाद कुछ वो पेपर को पब्लिश करता था जिसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता था। कई तरीके से मेहनत करके धीरे धीरे उस पैसे को चुकाना वो शुरू किया, लेकिन ऐसा करने में भी उसे 10 साल लग गए। उसकी पूरी जवानी उसके हाथ से निकल गई, इसका सारा सुंदरता इसके हाथ से निकल गया। और गलती क्या थी? एक छोटा सा नेकलेस जो उधार लेके खरीदा था, जो उधार लेके अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास कर रहा था। अब एक दिन गली में घूमते हुए जेनी फॉरेस्टर इसे सामने से दिखाई दी, तो मैटिल्डा को लगा कि अब तो सब कुछ सामान्य हो गया है, चल के आज इससे मिलते हैं। जब सामने गई और उसे हाय जेनी बोला तो जेनी ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका पूरा स्वरूप बदल चुका था। फिर ये कहती है कि तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूं जो मैंने तुमसे एक बार नेकलेस उधार लिया था। तो कहती है अरे तुम कितनी गरीब हो गई हो, तुम्हारे चेहरे सब कुछ, उसका पुअर का के उसे संबोधित करती है। फिर वो कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जो नेकलेस मैंने उस रात को लिया था उसी की वजह से ये सारी समस्या सामने आई है। उसे वो नेकलेस रात में खो गया, फिर हम लोगों ने उसे खरीद के और 36,000 फ्रैंक में खरीद के इसे दिया, जिसके वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा, मेड हटाना पड़ा, जीवन का अंतिम दुर्दशा सहना पड़ा, बताती है और रोने लगती है उदास होकर। फिर जेनी ने उसे शॉकिंग न्यूज दिया, कहा अरे तुमने इस एक नेकलेस के लिए इतना कुछ सहा, और वो नेकलेस तो ओरिजिनल था ही नहीं, वह तो रोल्ड गोल्ड, वो तो डुप्लीकेट था, वो तो फेक था। उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं रहा होगा। अब इतना जब वो सुनी तो उसके सामने एकदम अंधेरा छा गया और चैप्टर यही समाप्त कर देते हैं। केवल ये आपको सोचने के लिए, तर्क करने के लिए विवश कर देते हैं कि आप जब तक मन से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक किसी से उधार मांग के किसी दूसरे के सपने को जीने का कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो बहुत सारी लाइन लिखा, लेकिन एक लाइन उसमें सबसे सुंदर इन्होंने लिखा, स्वांतय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी के गाथा को गाने के लिए मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि पूरी दुनिया उससे संतुष्ट हो सके, नहीं, स्वांतय सुखाय। इस गाथा को लिखने के बाद, गाने के बाद, पढ़ने के बाद मेरा मन संतुष्ट हो जाता है, मैंने इसलिए इसकी रचना की थी। और जिस दिन आपके मन में ये दो ही चीज का अंतर समझिएगा, शेष और विशेष। शेष क्या है? शेष वो है जो आपको ईश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन विशेष हर वो चीज है जो ईश्वर ने आपको दे दिया है। लेकिन आप उस विशेष का गणना नहीं करते हैं, आपको ये लगता है ये सब मेरा है। जो नहीं मिला है उसके पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं। जो मिला है पहले इसे सेलिब्रेट करिए, इसी में आनंद मनाइए, इसी में खुश रहिए। और हां, जो नहीं मिला है शेष, उसे प्राप्त करने का, उसे हासिल करने का, उसे जीतने का प्रयास करिए, मांगने का नहीं। बनना है तो ईर्ष्या का पात्र बनो, दया का पात्र मत बनो। उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने की जिद है, जो है नहीं अपना उसे अपनाने की जिद है। समंदर में लाख आते हैं तूफान, गम नहीं, उसी के साहिल पे अपना आशियाना बनाने की जिद है। हासिल करने का जिद रखो, उधार की जिंदगी जीना इसी तरीके से घातक होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।